तैयारी तो कौन नहीं करता, लाखों लोग करते हैं। सिलेक्शन सबका थोड़ी होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रणनीति से पढ़ते हैं, उनसे मैटर को तैयार करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट हैं, किस यूनिट से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और हमें किस यूनिट को ज़्यादा समय देना है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपके पास मैटर नहीं है, मैटर पड़ा है, लेकिन उसको आपको अरेंज करना होगा। ऐसा भी नहीं है कि हर यूनिट के आपके क्वेश्चन नहीं मिलते। आप यूट्यूब पे यूनिट वाइज डाल के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, हज़ारों क्वेश्चन निकल के आते हैं। लेकिन एक बार खुद को तैयार करें कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो पेपर आयोजित करवाया गया था, रीड लैंग्वेज सेकंड की हम बात कर रहे हैं, उसमें यूनिट नंबर जो 4 थी फोनेटिक्स से रिलेटेड, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 पर हम बात करेंगे, जिसमें हमारे सिलेबस में 2 चीज़ें हैं, मेथड ऑफ इवेल्युएशन मूल्यांकन से संबंधित, और दूसरा है रिमेडियल टीचिंग। तो ये सब शुरू करने से पहले इस यूनिट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का पेपर था रीट 2018 का, उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन कौन से क्वेश्चन पूछ चुका है, पहले हम उन पर बात करेंगे। और आज का यह वीडियो आपके रिवीजन की दृष्टि से एक ही यूनिट के आपके 10 क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो 10 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। रिसेंट स्कीम ऑफ इवेल्युएशन आउटलाइन बाय सीबीएसई। तो जो सीबीएसई ने इसकी आउटलाइन दी है वो आपको बतानी है। तो सीधा सिंपल आंसर था सीसीई। याद रखना ये कंटिन्यूस पहले है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो राइट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये था कि रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरी आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट एंड टेस्ट, टेक्स्ट एंड लर्निंग, मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट कॉजेज मेरिट्स ऑफ टीचर। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे उपचारात्मक शिक्षण करते हैं तो किस तरह की पहचान के बाद ये किया जाता है। तो सीधा आंसर था बच्चे की जो कमजोरियां हैं उसके कारण हैं। उस मेलेडी का मतलब यहाँ एक प्रकार से कारण ही है, रोग ही है। तो लैंग्वेज टेस्ट लेकर और इसके कारणों की पहचान करने के बाद हम जो है कोर्स को बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल था रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइंड कीपिंग इट माइंड। तो रेमेडियल जो कोर्स है उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे जहन में क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, वीकनेस पता होना चाहिए, या दोनों का ही हमें पता होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, क्योंकि हम रेमेडियल कोर्स को तैयार कर रहे हैं और हमें तैयार तो कर लिया और हमारे जहन में ये चीज़ें भी नहीं है कि यार इतना बच्चा सक्षम हो सकेगा क्या, ये बच्चे की स्ट्रेंथ है, ये बच्चे की कमजोरी है। उसी को जहन में रखते हुए ही हम रेमेडियल कोर्स को तैयार करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रेमेडियल टीचिंग इज ए प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, प्री टीचिंग प्रोग्राम, सिस्टमैटिक प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस। तो देखिए रेमेडियल टीचिंग जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है। एक सिस्टम के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चे की पहले कमजोरियों का पता लगाएंगे, उसके बाद कोर्स को तैयार करेंगे, उसके बाद इस बच्चे को इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू हम रेमेडियल टीचिंग की ओर हम अग्रसर करते हैं कि रेमेडियल टीचिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। तो सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। द बेसिक रिक्रूटमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इज मस्ट बी। जो LPT है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो किस प्रकार का होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स जटिल होना चाहिए, एम्बिगुअस यानी स्पष्ट होना चाहिए, सिंपल सरल होना चाहिए। तो देखिए इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायबल होना चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता विश्वसनीय होना चाहिए। वो स्पष्ट जटिल सरल की हम बात नहीं करेंगे। ये आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे रीट 2018 में लेवल 2 में। अब जो 5 प्रश्न इन्होंने बनाए हैं उन पर हम बात करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे पहला प्रश्न इसमें यह था,
communicating to students in the second language and arranging the session of group discussion are implemented in principle of motivation, principle of natural process, principle of proportion और principle of drill। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। और आप इसको CLT के संदर्भ में देखिए, एक बच्चे को सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप संवाद करा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन है उसको आप अरेंज कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है केवल मोटिवेशन से काम हो जाएगा? मैं आपको मोटिवेट करता रहूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको उस चीज़ के लिए अभ्यास ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल जो है, प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आप प्रैक्टिस करवाओगे तब कम्युनिकेशन जो है वो एक बच्चे दूसरी लैंग्वेज के रूप में वो उस चीज़ को लागू कर पाएंगे। तो सही आंसर रहेगा डी। मोटिवेशन नहीं रहेगा, नेचुरल प्रोसेस भी नहीं है, प्रोपोर्शन कोई तुलना आप किसी चीज़ में समानता के रूप में आप नहीं कर रहे, तो उसके लिए जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। द सक्सेसफुल आउटकम्स ऑफ रेमिडियल टीचिंग आर बेस्ड ऑन। तो बिल्कुल सरल सा आंसर है कि एक जो सक्सेसफुल, एक सफल जो रिजल्ट है रेमिडियल टीचिंग के बारे में वो आपको बताना है। टीचर हो सकता है, स्टूडेंट होता है, कैरिकुलम पाठ्यक्रम होता है, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। तो कहीं नहीं जाना, जब भी रेमिडियल टीचिंग की बात आती है और सक्सेसफुल की बात करता है तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे बेटर आंसर ये रहेगा, क्योंकि पहले हम बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है, बच्चे की जो किस वजह से वो पिछड़ गया है, उसकी पहचान करने के बाद ही हम रेमिडियल टीचिंग को फॉलो करेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला सवाल ये था कि रेमिडियल टीचिंग डज नॉट इंक्लूड, यानी जो RT है उसमें किस प्रकार कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है? मोटिवेशन एफर्ट, एक्स्ट्रा क्लास, इम्प्रूवमेंट, लर्निंग। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एक्स्ट्रा क्लास इज नॉट पार्ट ऑफ रेमिडियल टीचिंग। बाकी बिल्कुल सही है, मोटिवेशनल एफर्ट भी हम करते हैं। कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको हम मोटिवेट करते हैं कि आप तुम कर सकते हो ये चीज़, ताकि वो बेहतर कर सके। इम्प्रूवमेंट है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। लर्निंग बिल्कुल अधिगम तो होता ही है। तो सही आंसर रहेगा एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास एक प्रकार से हम रेमिडियल टीचिंग का पार्ट नहीं मानते। हम ज़रूर ये कहते हैं कि एक बच्चे की एक क्लास की जो पूरी जैसे कोई सिलेबस कम है तो उसको हम बढ़ाने के लिए हम वो क्लास ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को एक हम जैसे इम्प्रूवमेंट की जब हम बात करते हैं, कमज़ोरियों को दूर करने की बात करते हैं, जब हम रेमिडियल टीचिंग में हम एक्स्ट्रा क्लास की हम बात नहीं करते हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आर मेड फॉर प्रोसेस, प्रोडक्ट, इन्वेस्टिगेशन, बोथ ए एंड बी। आंकलन और मूल्यांकन क्या है? तो बिल्कुल प्रोसेस है। आंकलन में हम सबमेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं, और इवेल्युएशन तो बिल्कुल हमें रिजल्ट देता ही है। तो दोनों है, प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अगला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस व्यापक तौर पे प्रक्रिया। जज निर्णय करे, पुपिल्स परफॉर्मेंस। पुपिल का मतलब होता है कि जो पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उनकी हम बात करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इन ऑल स्कोलेस्टिक, को स्कोलेस्टिक एंड नॉन स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स, यानी जो शैक्षणिक हैं, गैर शैक्षणिक हैं, एकेडमिक हैं, उसमें एक छात्र की परफॉर्मेंस के लिए हम कौन सा इसमें से जो मूल्यांकन का पार्ट है वो हम करते हैं। तो बिल्कुल सरल सा आंसर है। कॉम्प्रिहेंसिव की बात कर दी है, सारी चीज़ों की बात करती है, तो ये जाता है सी के साथ। कंटिन्यूस भी है और व्यापक भी है, तो सतत और समग्र मूल्यांकन सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इससे रिलेटेड रीट 2018 में जो प्रश्न पूछा था, जो आउटलाइन पूछी थी, उसी से रिलेटेड इन्होंने इस प्रश्न को बनाने की कोशिश की है। चलिए आज का अंतिम सवाल, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ बेहतर करने के लिए थोड़ा जुड़ सकते हैं आप। विच इवेल्युएशन कैन बी सेड टू बी शॉर्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो इसमें है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, और बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए एंड बी। तो यहाँ पर बात की है इंस्ट्रक्शन
प्रोसेस की बात की है, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। तो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का मतलब ही आप ऐसे समझते हैं, जैसे आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, अनुदेशनात्मक सामग्री। यानी एक क्लास के अंदर हम बच्चे को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं, क्लास को और ज़्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो दोनों ज़रूरी है, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों रहेंगे। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं वो किस सीमा तक प्रभावित सक्सेसफुल हैं, और हमें रिजल्ट की हम बात करते हैं तो ये दोनों सही हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव की बात। तो ये आपके यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड 10 क्वेश्चनों का एक मैंने संग्रह करके आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ 10 में से आपके 10 सही होंगे। कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।